हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे तो निफ्टी पे चर्चा करेंगे। तो आज बाजार 18,755.45 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 70.55 पॉइंट्स का आपको आज गिरावट देखने को मिला मार्केट्स में। 0.37% की गिरावट आज बाजार में देखने को मिली। और बाजार शुरुआत से ही ऐसा नहीं था कि आज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, शुरुआत से ही वीक लगा था। एक अच्छी ओपनिंग के बाद बाजार में आपको गिरावट देखने को मिली और वो गिरावट परसिस्ट करती गई और बाजार आज कह सकते हैं सेलिंग के मूड में ही नज़र आए। बाजार के अंदर ओवरऑल आज जो सेलिंग था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी सेलिंग थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाजार रिकवर भी ज़्यादा नहीं कर पाए, कोशिश करी लेकिन रिकवरी देखने को नहीं मिली। ज़रूर बाजार जो आज का लो बनाया 18,719 का, उसको ज़्यादा वॉयलेट नहीं किया था। बिकॉज एक बार देखें यहाँ पे जो लो बना उसके बाद बाजार ने रिकवरी दिखाई और उसके बाद उसके ऊपर ही थोड़ा सा ट्रेड करा है। इसका मतलब ये है कि हाँ, बाजार अभी भी 18,700 के नीचे तो नहीं गए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज लग रहा था कि हिस्ट्री इन द मेकिंग था। बिकॉज आज हो सकता था कि नया आपको ऑल टाइम हाई लगता हुआ नज़र आ जाता। बिकॉज आज का जो हाई है मार्केट्स का वो है दोस्तों 18,881। ठीक है, 18,881 का आज का हाई है। और जो 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई का है वो 18,887 का है। लेकिन कह सकते हैं कि बाजार अभी ऑल टाइम हाई लगाने के मूड में नहीं था और आज थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज देखिए मार्केट्स को मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट्स थोड़ी बहुत आपको रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं बिफोर टचिंग द ऑल टाइम हाई लेवल। बट आज ना कल वो आ जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो आपको यही कहूँगा। दूसरी बात, जो आज एफ और डी का डेटा निकल के आया वो भी थोड़ा सा नेगेटिव ही था। क्योंकि आज एफ के द्वारा भी करीबन 1030 करोड़ की सेलिंग की गई है और डी के द्वारा भी 365 करोड़ के आसपास की सेलिंग की गई है। तो बेसिकली आज एफ और डी दोनों की तरफ से भी बेचा ही गया है, ये भी बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, देखिए मार्केट्स है रोज़ ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ज़्यादा कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है। बाजार रोज़ नहीं बढ़ सकते और आज आपको एक ऐसा दिन देखने को मिला जहाँ पे सेलिंग थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात एज सच नहीं है। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जिनके अंदर दोस्तों कल बड़ी तेज़ी या फिर बड़ी गिरावट हो सकती है। चलिए उनके बारे में शुरुआत से बात कर लेते हैं। दोस्तों पहली कंपनी है IIFL सिक्योरिटीज़। आज भी करीबन 2.29% की तेज़ी थी। पिछले एक महीने में एक बहुत ही बेहतरीन रनर अप दिखाया। मतलब स्टॉक ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है लास्ट 6 महीने में। ओवरऑल 5.62% की रिटर्न जब से मार्केट्स में लिस्ट हुआ है। इसकी लिस्टिंग हुई थी बाजार के अंदर दोस्तों करीबन 20 सितंबर 2019 को। उसके बाद से एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई और 209% के रिटर्न्स कंपनी ने डिलीवर करे हैं। ज़रूर एक तेज़ी की बड़ी तेज़ी का स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर से अब ऐसा लग रहा था कि रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट आज एक खबर निकल के आई है जिससे मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको कल बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। खबर क्या है? दोस्तों खबर यह है कि सेबी ने IIFL सिक्योरिटीज़ को नए क्लाइंट्स ऐड करने से दो साल के लिए रोक लगा दी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेबी ने दोस्तों बेसिकली इनको बार कर दिया है। बार मतलब रोक लगा दी गई है कि ये 2 साल तक कोई भी नए क्लाइंट्स का एडिशन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी डीमैट कंपनी है, राइट? डीमैट कंपनी का मेजर बिजनेस क्या है? डीमैट कंपनी का मेजर बिजनेस है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सारा सर्विस प्रोवाइड करना और बेसिकली अपने मार्केट शेयर को लगातार इंक्रीज करते रहना। लेकिन अब दोस्तों जब किसी सिक्योरिटीज़ कंपनी को अगर कोई भी मतलब सेबी ने बार कर दिया है, बेसिकली उनको बंद कह दिया कि अभी तो आप पे रोक है, आप नए एडिशंस नहीं कर सकते हैं क्लाइंट्स का। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो इनका मार्केट शेयर है वो अब बढ़ने से तो रहा, वो बढ़ेगा नहीं क्योंकि कोई नया एडिशन ही नहीं हो सकता। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एडिशन नहीं हो सकता वो तो ठीक है, बढ़ नहीं सकता वो तो ठीक है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर आपको इनके मार्केट शेयर में कमी आती हुई नज़र आ सकती है। अब क्या हुआ है सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो दोस्तों सेबी ने एक पूरी जांच करी थी, इनकी पूरी जांच करी थी और उसके अंदर ये पाया गया ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट किया है ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। अब ऐसा हुआ क्या? बेसिकली दोस्तों कंपनी ने फंड्स का गलत उपयोग किया है, ये बेसिकली बताया गया। ये आज का मामला नहीं है, ये 2014 का मामला है। जी हाँ, 2014 का दोस्तों मामला है, जिसकी अब जाके दोस्तों पूरी तरीके से रिपोर्ट सामने निकल कर आई है और सेबी ने अपना फैसला भी कंपनी को सुना दिया है। अब खबर के मुताबिक क्या है, जो ऑर्डर पास किया गया है सेबी के द्वारा, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जो 6 इंस्पेक्शंस किए गए थे सेबी के इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, होल टाइम मेंबर SK मोहंती सेड इन इट्स ऑर्डर, उसको उसके अंदर जो भी दोस्तों पाया गया है उसमें यही पाया गया कि जो सेबी ने अपना इंस्पेक्शन किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उसमें चेक किया गया कि कोई भी क्या जो भी इनके रेगुलेशंस थे उनका कंप्लायंस हुआ है। कंप्लायंस मतलब जो सेबी कहती है उस तरीके से कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज किया है और जो भी दोस्तों इनके रेगुलेशंस है उसका प्रॉपर तरीके से क्या कंपनी ने फॉलो किया है। लेकिन उसमें कंपनी फॉलो नहीं करती हुई पाई गई, जो अपने आप में एक बड़ा झटका लगा।
सेबी की जांच में ये पता चलता है कि आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने अपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे उसके अंदर ये गलत चीज़ करी है कि आईएफएल सिक्योरिटीज़ डिड नॉट सेग्रीगेट इट्स ओन फंड्स फ्रॉम द क्लाइंट्स फंड। सेग्रीगेट मतलब दोनों को अलग अलग करना, अलग अलग नहीं किया गया। इनके खुद के फंड्स को तो यूटिलाइजेशन किया ही गया है, लेकिन क्लाइंट्स के फंड्स को भी मिला दिया गया और उस फंड्स का मिस यूज़ किया गया है क्रेडिट बैलेंस इन द क्लाइंट्स फंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लाइंट्स हैविंग डेबिट बैलेंस। यानी जिसका दोस्तों डेबिट में बैलेंस है उसका क्रेडिट में बैलेंस करने के लिए, जो क्रेडिट में जिनका बैलेंस था उसका डेबिट, जिनका भी देखिए डेबिट में बैलेंस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उन सब का बैलेंस बढ़ा दिया गया क्योंकि जिन क्लाइंट्स का क्रेडिट में बैलेंस था उनका इससे बेसिकली यूटिलाइजेशन किया गया। मतलब ये समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में अभी 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है, एक के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है -50 का। कितने का है? -50 का नेगेटिव में बैलेंस है। अब वो जो -50 का बैलेंस था उसको बैलेंस करने के लिए किया क्या गया कि 50 का इनको कर दिया गया, 50 मतलब इनका जो 100 का था उसको 50 कर दिया गया और इसका 0 कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि कोई डेबिट बैलेंस नहीं है, कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं है और बेसिकली इस तरीके से फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन किया गया। सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक जो फंड्स का पैसा है वैसा का वैसा रहना चाहिए, उसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप किसी के डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस करने के लिए उसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो यूज़ कर लें, लेकिन ये किया गया जिसके कारण दोस्तों सेबी ने इनको गलत पाया। अब होगा क्या? अब होगा सिंपली यही कि आईएफएल सिक्योरिटीज़ कोई भी नए क्लाइंट्स को ऐड नहीं कर सकती है और जैसे मैंने कहा कि अब क्योंकि नए क्लाइंट्स को ऐड नहीं कर सकती है इसका मतलब कोई भी नया इनके साथ मेंबर नहीं जुड़ सकता है। इसका मतलब यही है कि अब बेसिकली जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो तो गेन होने से तो रहा, गेन तो हो नहीं सकता बिकॉज अब जितना है उतना तो स्टेबल ही रहेगा। लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि अगर किसी भी मान लीजिए क्लाइंट का कंपनी से भरोसा उठ जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये खबर कंपनी की गुडविल के लिए कोई खास अच्छी थोड़ी है और हो सकता है कि वो बाद में क्लाइंट सोचे कि मेरे फंड्स के साथ क्या किया जाए। तो आई थिंक उसी के कारण मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले समय में अगर इनका मार्केट शेयर लूज़ होता है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगेन वो मामला 2014 का था, आई थिंक उसके बाद कंपनी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, तो देखना होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि 2 साल तक क्योंकि बाहर कर दिया गया तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्वाभाविक सी बात है कल आईएफएल सिक्योरिटीज़ पे देखने को मिल सकता है। अगली खबर दोस्तों आती है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे। एक दमदार कंपनी है जिसने रिटर्न्स तो काफ़ी दमदार प्रेजेंट करे हैं, लेकिन आज स्टॉक में आप साफ साफ देख सकते हैं कंसोलिडेशन के बाद अचानक से बड़ी तेज़ी देखने को मिली और अचानक से बड़ी तेज़ी के कारण तो हम समझेंगे, लेकिन अगर रिटर्न्स की मैं बात करता हूँ तो लास्ट 6 महीनों में ऑलमोस्ट 76% बढ़ चुका है। ओवरऑल स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 3493% के रिटर्न्स जो है वो डिलीवर करे हैं, अपने आप में बहुत ही दमदार है और अचानक से अलग सी तेज़ी बनती हुई नजर आई है स्टॉक के अंदर और लगातार तेज़ी कर रहा है। पिछले 1 साल में तो ऑलमोस्ट 76% के रिटर्न्स जो है वो इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर दिए कंपनी ने। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी जो है वो 2 काम करती है। 2 काम कौन से करती है? 2 काम में पहला काम तो है इंसुलेटर्स बनाने का और एक है ई बसेस का। अब ई बसेस का जो इनका बिजनेस है वो बहुत बढ़िया कर रहा है और इसीलिए एक खबर जो निकल के आई है, जो कंपनी को अवार्ड मिला है, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये खुद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएगी। दूसरी बात क्या है, ग्रीन फील्ड जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 150 एकर्स ऑफ लैंड में सिचुएटेड होगी हैदराबाद के अंदर, सीतारामपुर के अंदर यहीं। और अगर और आगे देखें तो दोस्तों यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है MEIL को फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन फील्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और ये जो डिफरेंस इन प्राइस क्वाटेड बाय MEIL एंड SBPL, MEIL और SPBL के जो प्राइस में डिफरेंस है वो करीबन 190 करोड़ का है। इसलिए दोस्तों बेसिकली ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ये जो अवार्ड बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड कर दिया गया है। तो अपना आप में एक बहुत ही बढ़िया खबर है। लगातार कंपनी के ऑर्डर्स आते जा रहे हैं। आई थिंक ई बसेस को लेकर जिस तरीके से अभी काम चल रहा है और जिस तरीके से ई बसेस का चलन बढ़ रहा है, आई थिंक एक बहुत बढ़िया बात है और कंपनी का क्योंकि मेजरली उसके अंदर काम है तो इसलिए लगातार इनके ऑर्डर्स भी अच्छे खासे आते जा रहे हैं। इसी अच्छी बात यही है इस कंपनी को लेकर कि कंपनी जिस सेक्टर में है वो अभी देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, मतलब अभी तक पूरा ग्रो किया नहीं है। और दूसरी बात यही है कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ बसेस चलती है, राइट। एंड आई थिंक इलेक्ट्रिक करने से बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा है और सरकार भी देखिए इलेक्ट्रिक पे फोकस कर ही रही है। तो आई थिंक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप खुद समझ सकते हैं कि कंपनी ने शुरुआत में इतने रिटर्न्स नहीं दिए थे बिकॉज मेजरली जो इनका काम था वो उस समय के हिसाब से उतना नहीं था। लेकिन हाल फिलहाल में दोस्तों जिस तरीके से इलेक्ट्रिक के ऊपर फोकस किया गया है, स्टॉक ने भी अपना रनर अप दिखाया है। तो आई थिंक एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, जिनके पास भी मैं मानता हूँ कि बने रहना चाहिए। कंपनी बढ़िया है, आई थिंक रेवेन्यूज़ भी कंपनी के अच्छे निकल के आ रहे हैं, जो भी अपना आप में एक बहुत पॉजिटिव बात है।
दोस्तों अगली कंपनी आती है HDFC AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो आज करीबन 1894 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। पिछले एक महीने के अंदर HDFC AMC 6% के आसपास बढ़ा है। लास्ट 6 महीने में 16-17% नीचे गया है। एंड ओवरऑल अगर रिटर्न्स की बात करता हूँ तो जब से मार्केट्स में लिस्ट हुआ है ऑलमोस्ट 8.30% के कंपनी ने रिटर्न्स डिलीवर करे, जो बहुत खास नहीं है, बहुत स्लो मूविंग काउंटर है, मैं यही कह सकता हूँ। और हाल फिलहाल में इतना कुछ खास बढ़िया नहीं भी किया है। लेकिन याद रखिए प्राइस के ऊपर आप फोकस करिएगा। 1894 रुपीज़ का दोस्तों स्टॉक का प्राइस है और कुछ खबर निकल के आई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण कल शेयर गिर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हायर है। तो दोस्तों खबर यही है कि HDFC AMC के अंदर जो 10% की हिस्सेदारी है कंपनी की, वो अपनी कल हिस्सेदारी बेच सकती है। ये दोस्तों खबर निकल कर आ गई है। जी हाँ, 10% की बड़ी ब्लॉक डील कल होने वाली है। 10% इक्विटी कल एक्सचेंज होने वाली है। अब खबर क्या है ये समझते हैं। तो दोस्तों कंपनी के प्रमोटर एबिडीन कल दोस्तों ब्लॉक डील कर सकते हैं। ये CNBC की तरफ से खबर निकल कर आई है और खबर के मुताबिक मंगलवार सुबह 2.18 करोड़ शेयर्स यानी करीबन 10% ऑफ द इक्विटी को कल बेचा जाएगा और स्टॉक का जो करंट प्राइस है उससे 5% का डिस्काउंट पे कल ये जो हिस्सा है वो बेचा जाएगा। बेसिकली ये खबर निकल कर आई है। यानी आज दोस्तों जब 1892 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो उससे 8% नीचे, जी हाँ 1892 एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है, उससे 5% नीचे, माफ करेगा 5% नीचे कल स्टॉक में आपको हिस्सेदारी जो है वो बेची जाएगी। यानी कल शुरुआत से ही स्टॉक 5% बिलो खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जब दोस्तों 10% की ब्लॉक डील होती है, 2 करोड़ 18 लाख शेयर्स की अगर ब्लॉक डील होगी तो स्टॉक पे और भी ज़्यादा दबाव पड़ सकता है। बिकॉज एक साथ इस तरह से शेयर्स जो है वो सेल किए जाएंगे एंड कंपनी के प्रमोटर्स अगर बेच रहे हैं तो अपने आप में बड़ी बात होती है, जो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कल HDFC AMC के अंदर बड़ी गिरावट जो है वो बंद होती हुई नजर आएगी। सिंपल रीज़न है क्यों, बिकॉज ब्लॉक डील होने वाली है। 10% इक्विटी का सौदा कल आपको होता हुआ नजर आने वाला है। HDFC AMC अच्छी कंपनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बुरी कंपनी है। म्यूचुअल फंड का काम करती है, बाकी एडवाइजरी सर्विसेज भी करती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम भी करती है, हाई नेट इंडिविजुअल्स का भी कंपनी कैटर करती है। बट ओवरऑल अगर रेवेन्यूज़ की बात करता हूँ तो हाँ, कंपनी के रेवेन्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं रहे हैं। ईयरली बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ग्रोथ जो है वो उस तरीके की दिखा नहीं रही है। बट ये बात ध्यान रखिए, जो इंडस्ट्री है वो लगातार धीरे करके ग्रो कर रही है। एंड आई थिंक अच्छी बात यह है कि क्योंकि बाजार जब भी बढ़ता है तो नए पार्टिसिपेशंस आते हैं। तो आई थिंक अगर करीब 5% के डिस्काउंट पे मिलता है तो मेरा मानना ये है कि अगर आपका लॉन्गर टर्म का व्यू है तो कंपनी ठीक है। बाकी अगर व्यू नहीं है लॉन्ग टर्म का और आपको दूसरी कंपनीज ठीक लगती है तो उस पर भी आप जा सकते हैं। बिकॉज देखिए इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर क्या है ना कि अच्छे बिजनेस है, अच्छे मार्जिन वाले बिजनेस है, बट ये है कि हाँ स्लो मूविंग काउंटर्स है, उस तरह की ग्रोथ नहीं दिखाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो करीबन 1423 करोड़ पर इस बार निकल कर आया। लेकिन पिछले कुछ साल आप लगातार देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो उस तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहा है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हाँ स्टॉक ने भी उस तरह के रिटर्न्स डिलीवर नहीं करें। और जैसा मैंने कहा कि जब बुल मार्केट आता है तो म्यूचुअल फंड्स में नए नए आपको लोगों का एडिशन होता हुआ नजर आता है। नए नए लोग SIP करते हैं, नए नए लोग म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं, नए नए लोग म्यूचुअल फंड ज़्यादा बाय करते हैं। मैं यही कहूँगा बिकॉज जो नए लोग होते हैं उनको भी पता नहीं होता है मार्केट्स का, तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड आई थिंक ये एक बड़ा कारण है कि यहाँ से म्यूचुअल फंड, मुझे लगता है कि EMFI के डेटा में जब भी आगे निकल के आएगा तो उसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिलने वाली है। अगली आती है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस एक NBFC है। पिछले एक महीने में स्टॉक 21%, लास्ट एक साल में या फिर जब से दोस्तों मार्केट्स में लिस्ट हुआ है स्टॉक ने करीबन 25.69% तक के रिटर्न डिलीवर करे। लेकिन आज एक बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली और जो तेज़ी थी वो इस प्रकार की थी कि स्टॉक में 659 रुपीज़ का आज का हाई लगता हुआ देखने को मिला और अपने 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा दूर तो स्टॉक ट्रेड नहीं करता है। अब हुआ क्या ये समझिए दोस्तों, नोमुरा ने इस पर अपना बाइंग इनिशिएट किया है, कवरेज इनिशिएट की, और कवरेज जो इनिशिएट की उसमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है और 16% की अपसाइड जो है वो बेसिकली बताई गई, जिसके कारण स्टॉक में आपको आज एक बड़ी तेज़ी शुरुआती दौर में ही देखने को मिल गई। सबसे पहले तो देखिए क्यों ब्रोकरेज की कॉल से बढ़ जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी कोई नई कंपनी आती है राइट, तो नई कंपनी पे ब्रोकरेज का इनिशिएट नहीं रहता है, मतलब ब्रोकरेज उस पर बात नहीं करती है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों कंपनीज के साथ ब्रोकरेज जुड़ती है, फिर उस पर अपनी रिकमेंडेशन देती है, वेदर इट्स अ बाय और वेदर इट्स अ सेल, राइट। लेकिन आज क्या हुआ, नोमुरा ने इस पर अपनी कवरेज स्टार्ट करी, इनिशिएट का मतलब स्टार्ट की है, और जो स्टार्ट किया उसमें टारगेट दिया है बाई रेटिंग के साथ एट अ टारगेट प्राइस ऑफ 750 पर शेयर, इम्प्लाइंग एन अपसाइड ऑफ ओवर 16% फ्रॉम द टुडेज हाई। यानी अच्छा खासा आपको अभी भी ये बताते हैं कि तेज़ी बनने की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। उनका मानना साफ साफ यही है कि जो कंपनी है उसकी यूनिकली पोजिशनड विथ सुपीरियर ग्रोथ एंड बेस्ट इन क्लास प्रॉफिटेबिलिटी अमॉन्ग फाइनेंशियल पीयर्स, ये एक सबसे बड़ा कारण है कि 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। दूसरा बात वो ये भी कहते हैं कि जो NBFC है वो प्रोवाइड करती है बिजनेसेस लोन टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, और इनका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है साउथ इंडिया के अंदर।
कंपनी जो है वो करीबन जो इस पूरा तरीके से CAGR है वो 47% का रहा है ओवर FY 18 to 23। यानी कंपनी ने ऑलमोस्ट जो इनका एवरेज टिकट साइज यानी जब भी लोन देती है तो वो करीबन 3 लाख रुपए तक का लोन देती ही देती है। और कंपनी लार्ज अंडर बैंक मार्केट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, सुपीरियर प्राइसिंग पावर है बिकॉज जो कंपनी यील्ड लेती है वो ऑलमोस्ट 24% की है। स्ट्रॉन्ग अंडर राइटिंग है, अंडर राइटिंग मतलब यही कि हाँ कंपनी का आप कह सकते हैं मैनेजमेंट बढ़िया है और जो बाकी जो पूरे लोन प्रोसीडिंग्स होती है वो बिल्कुल सही तरीके से की जाती है। इसके कारण जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़िया है और जो कंपनी का ROA है वो करीबन 7.6% का रहा है और जो कंपनी का प्रॉफिट का CAGR है वो ऑलमोस्ट 61% का रहा है फ्रॉम FY 18 to 23। तो इस प्रकार की अगर बड़ी ग्रोथ होगी तो बिल्कुल कंपनी बड़ी, तो मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, नज़र रख सकते हैं। आज तो चल गया है लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट टेकिंग आती है तो आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया कंपनी है। अगली कंपनी है जाइडस लाइफ साइंसेज। तो अपने आप में एक मल्टीबैगर कंपनी रही है। रिटर्न्स भी लास्ट 1 महीने में अच्छे खासे कंपनी डिलीवर कर रहे हैं। लास्ट 6 महीने में भी स्टॉक अच्छा खासा चला है। एंड ओवरऑल रिटर्न्स की बात करता हूँ तो स्टॉक ने 6858% के दमदार रिटर्न्स जो है वो डिलीवर करे अपने इन्वेस्टर्स को। अब आज दोस्तों एक अच्छी खबर निकल कर आई है कंपनी के लिए। तो खबर दोस्तों ये है कि कंपनी को नया NOD मिल गया है US FDA की तरफ से फॉर जेनरिक एक्ने ट्रीटिंग ड्रग। जी हाँ, तो कंपनी अब नया जनरेटिंग एक्ने जो एक्ने ट्रीटिंग ड्रग है वो बेसिकली बना सकती है। US FDA की तरफ से इनको NOD मिल गया है। एंड अनडाउटेडली देखिए कब जब भी नया कोई एडिशन होता है तो उसको कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव माना जाता है बिकॉज इन आने वाले समय के अंदर वो रेवेन्यूज़ में कंट्रीब्यूट करता है, रेवेन्यू बढ़ाने में मदद करता है और अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया उसकी डिमांड अगर देखने को मिल जाती है तो एक अच्छा खासा आपको रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नज़र आ जाता है मार्केट्स के अंदर। तो बिल्कुल US FDA की तरफ से जब भी कोई अप्रूवल मिलता है तो उस कंपनी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए बिकॉज ये एडिशन दिखाता है कंपनी के जो भी ब्रांड्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर, राइट। बाकी कंपनी तो अपने आप में हमेशा से बढ़िया ही रही है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में कोई भी बुराई नहीं आती है इस कंपनी के अंदर पैसा लगाने के लिए। बट हाँ, वेट कर सकते हैं, स्टॉक चला है काफ़ी अच्छा खासा, तो थोड़ा सा वेट करना अच्छी बात अभी मुझे लगती है। इस वीडियो में इतना ही था। ओवरऑल बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग।